हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों से रेगुलरली एटलीस्ट एक साल से रेगुलरली आप लोगों के मैसेज रिसीव कर रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि आप जो अपने वीडियो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा बनाइए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज से जो आपका कंटेंट है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। इंग्लिश समझने में कई जगह स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और कई सारे हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ दिक्कत होती है। तो हालांकि मैं इसको पेंडिंग करता चल रहा था, बीच में मैंने जरूर एक आध लेक्चर हिंदी में जरूर बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में बनाया। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट लगातार आते रह रही हैं, तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा और आगे कुछ समय तक वीडियो में हिंदी लैंग्वेज में ही बनाऊंगा। तो जो मेरे हिंदी नहीं समझने वाले सब्सक्राइबर हैं उनके लिए अभी से ही मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ। ओके। तो इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए मुझे एक्सक्यूज करेंगे कुछ समय के लिए कि हिंदी में वीडियो कैसे है, फिर मैं देखूंगा कि प्रोग्रेस या कंटेंट कहाँ तक पहुंच रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर स्विच करके देखेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ समय तक इंग्लिश में ही वीडियो शूट करूंगा। ओके। सो आज का टॉपिक हमारा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जानने से पहले देखिए, डायरेक्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जंप करना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, और जनरली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ी जाती है, कितने तरीके की रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्या फेनोमेनन होते हैं। तो थोड़ी सी लाइट पहले मैं उन एस्पेक्ट्स पे डालने की कोशिश करूंगा जिनसे थोड़ा सा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ये जाने कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए 1930 में 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है। सर सीवी रमन इंडियन साइंटिस्ट हैं और बहुत रिमार्केबल रिसर्च वर्क उनका था। वो भी उस समय जब किसी तरीके की कोई फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी इंस्ट्रूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में। ओके। तो इस डिस्कवरी को वैसे भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल समझा जाता है। खैर, हिस्ट्री में मैं इसकी नहीं जाना चाहूँगा। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप पढ़ते हैं तो जनरली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले तो आप ये जानें कि है क्या और क्यों काम आती है ये। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इंफ्रारेड, ठीक है, ठीक उसी तरीके से माइक्रोवेव भी आपका होता है। वैसे ही आपका ये भी एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल को एज सच एज अ होल आप ऑब्जर्व करते हैं। जबकि एनएमआर के केस में आप देखें न्यूक्लियाई ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप उन न्यूक्लियाई की हेल्प से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है आपका एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक आईआर एंड योर माइक्रोवेव। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो बात आती है कि भी जरूरत क्या है, वाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ते जा रहे हो उसको, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास है, माइक्रोवेव हमारे पास है, भाई वो भी तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो रमन से हमें क्या नया मिलने वाला है, ये चीजें समझने के लिए काफी जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं, से फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक्स जानते हैं आईआर या माइक्रोवेव का, मान लीजिए आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 लिख देते हैं, या आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, या आपके पास फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, या आप कह सकते हैं चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल देखिए, तीन तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। बाद में आपका ट्राइएटोमिक आ रहा है आपका, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इनके पास भी किसी भी तरीके का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अगर इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक, तो ये किसी भी तरीके से ना तो आईआर एक्टिव हो सकते हैं, ना ही माइक्रोवेव एक्टिव हो सकते हैं। इसका मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के पास आपका ये नहीं होता है डाइपोल मोमेंट, ये आपके आईआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। और आईआर के साथ साथ ये माइक्रोवेव इनएक्टिव भी होते हैं। तो इन दोनों के लिए ये इनएक्टिव है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इनके लिए ना तो आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा आपको, ना माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हैं, जब इनको रोटेट किया जाता है, जब ये रोटेट करते हैं, तो ये अपनी पोलराइजेबिलिटी में चेंज लाते हैं। और यही कंडीशन रिक्वायर्ड है रमन एक्टिव होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप वो रोटेट कर रहा है और रोटेट करते समय पोलराइजेबिलिटी को चेंज कर रहा है, तो वो रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, और रमन एक्टिव मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा देते हैं।
ठीक है, आगे बताएंगे पोलराइजेबिलिटी क्या है, क्या चीजें, ये सब आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। फिलहाल अभी जितना बता रहे हैं इस पे आप फोकस करिए। तो आप कहेंगे ठीक है चलिए, रमन एक्टिव है, पोलराइजेबिलिटी में चेंज करते हैं, फायदा क्या है? अब फायदा देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन ये है, आप इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करना चाहते हैं। ओके, बॉन्ड लेंथ। ठीक इसी तरीके से चलिए मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस केस में आप देखेंगे, मान लीजिए बॉन्ड एंगल आपको पता करना है ये कितना है। ये तो आपको पता है वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वेस्पर थ्योरी से, लेकिन अगर आप ये बॉन्ड एंगल पता करना चाहते हैं, ठीक है, तो या फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, चलिए सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये पता करना चाहते हैं। देखिए ये तो आपका आईआर शो करेगा नहीं, माइक्रोवेव शो करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल कैसे पता करेंगे? इनका जवाब है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ पता चल जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इनको पता करने के लिए जनरली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। तो ये आपको सबसे पहले इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने तरीके की हो सकती है। देखिए इसको मैंने, हालांकि जब मैं यूवी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर मैंने बनाए थे वहां पे मैंने इसको क्लियर भी किया था, लेकिन यहां पे मैं दोबारा से उस पर लाइट डालूंगा कि किस क्या चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये होता क्यों है एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं इसको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि भाई जो पहली बार भी पढ़े तो उसको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए, और फिर जो वो अपनी बुक पलटे तो उसको समझ में आने लगे, ओके सर ने ये बताया था, ये ऐसे हो रहा है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए ये कोई मेरे दो एनर्जी लेवल्स हैं, यहां थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ये मेरा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है जिसको मैं E0 बोलता हूं, और ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसको मैं E1 बोलता हूं। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे। अब देखिए क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन अगर इन एनर्जी लेवल्स को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही आपको एक तो इसी से साथ सीधा जुड़ा हुआ है, और इसके ऊपर अगर मैं बनाऊंगा यहां पे इस तरीके से, इन एनर्जी लेवल्स को अगर मैं ऊपर E1 तक बनाते चलूं, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो हालांकि ऐसे ऊपर जाते वक्त ऐसे इतने इक्वी स्पेस नहीं होंगे, ये क्लोज आते जाते हैं, लेकिन मैं उसको जानबूझ के नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो ये दूसरे जो एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी लेवल मिल रहे हैं, इस वाले को सपोज मैं बोलता हूं न्यू इक्वल्स टू 0, जो आपका ये पर्पल कलर से दिख रहा है, ये वाला आपका न्यू इक्वल्स टू 1 है, ऐसी न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 है। तो ये जो न्यू वाले आपके हैं, ठीक, अगर मैं यहां पे लिख दूं न्यू 0 से न्यू 1, ठीक है, और अप टू न्यू एन जहां तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल TIONAL, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब अगर इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर भी आप देखना चाहेंगे तो मैं न्यू 1 और न्यू 2 के बीच में बनाता हूं, तो फिर से एक एनर्जी लेवल्स नजर आएंगे इसके अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, जैसे आप प्याज का छिलका छीलते हैं तो एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर आती जाती है, ठीक वैसे ही है। तो अब इन जो न्यू 1 न्यू 2 है, या न्यू 0 न्यू 1 है, या न्यू 2 न्यू 3 है, इन सब के बीच में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये वाले, इनको आप बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो कितने तरीके के एनर्जी लेवल है? 3। पहले तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए जरूरी है। देखिए हर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सटेंस एंड द रेडिएशन। जो रेडिएशन आप शाइन करते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो डेफिनेट है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप कोई लाइट शाइन करेंगे, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट यूज करते हैं आप, वो बेसिकली आपकी होती है यूवी विजिबल रेंज की। यूवी विजिबल लाइट आप यूज करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये आपकी सोर्स की लाइट होती है, और इसी को ही आप मॉलिक्यूल के ऊपर शाइन करते हैं। और आपको पता है जब यूवी विजिबल लाइट आप शाइन कर रहे हैं तो इसकी जो रेंज होगी
वो 380 से 700 नैनोमीटर तक होगी। ये इसकी एनर्जी रेंज है। ठीक है भाई। अब ये एनर्जी अगर आप सॉरी ये आपकी वेवलेंथ रेंज है, इसको आप इजीली इजिकल्स टू एस बाई लेमडा से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी अगर टाइम लगेगा तो जनरल और बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर आप इतनी ज्यादा एनर्जी शाइन करेंगे किसी मॉलिक्यूल पे डालेंगे तो ये सारे ट्रांजिशन हो जाते हैं उसमें भाई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी और रोटेशनल ट्रांजिशन भी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के लिए रिक्वायर्ड है। जब ये वाला ट्रांजिशन यूवी विजिबल कर सकता है तो उसके अंदर की तो कम है तो उनको भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। तो अब यहां पे आप एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि सर अगर ये सारे हो गए तो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई और ये आपकी रोटेशनल भी हो गई, वाइब्रेशनल भी हो गई, तो पता कैसे चलेगा कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसी है और किसको कैसे स्टडी करें? तो इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे जिसको आप बोलते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर, HEIMER अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि ये जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं इन सबके टाइम स्केल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अगर इनके टाइम स्केल्स अलग अलग हैं तो हम इन सबको सेपरेटली और इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं, जबकि जो हमको जरूरत है उसको स्टडी कर सकते हैं, बाकी को हम इग्नोर कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये तो सिर्फ क्रूड आइडिया है, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स अगर एक साथ हो सकती हैं तो टाइम स्केल डिफरेंट होने की वजह से हम इंडिविजुअली किसी एक पे फोकस करके बाकी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना काफी जरूरी है। तो अब आप बात आती है कि भाई कितने तरीके की रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। तो अगर इसी को आप फोकस करके चलते हैं कि कितने तरीके की रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो सबसे पहली जो मैं आपसे बात करता हूं वो नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको मैं बोल देता हूं नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं RS लिख रहा हूं, ठीक है। और नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात होती है तो इसको आप बोलते हैं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो RS लिख रहा हूं। एक तो ये होती है जिसमें हम सिर्फ ये जो आपके रोटेशनल लेवल्स हैं इनको जे लेवल्स भी बोलते हैं भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। जे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, जे लेवल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपकी पहली हो सकती है भाई। इसके अलावा क्या होता है भाई, अगर आपका मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है, ये तब की बात कर रहा हूं। आप यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं करिएगा सर IR भी तो होगा, भाई IR तो तब होगा जब IR एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, उसमें फिर हम IR देखेंगे। अभी मैं रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्योर रोटेशनल, जिसमें ट्रांजिशन सिर्फ जे लेवल्स के बीच में होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई वाइब्रेशनल भी तो हो सकती है। तो नेक्स्ट आपकी हो सकती है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब ट्रांजिशन यहां से यहां हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जब ये वाइब्रेशनल के बीच में चेंज होगा तो रोटेशनल में अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है, तीसरे तरीके की भी हम देख सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और रो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको बोलते हैं। तो ये तीन तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी आप देख सकते हैं भाई। ये तीनों ही हम देखेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हम नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रखेंगे, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चंस आपके CSIR नेट और गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इन सबके सिलेक्शन रूल्स अलग होते हैं। सिलेक्शन रूल्स जो हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन रूल बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल कंस्टेंट होते हैं जो कि किसी टेक्निक के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, उन्हीं को सिलेक्शन रूल बोला जाता है। अब इतने तरीके की रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन इसके अलावा भी दो और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जान सकते हैं, तो वो डिफरेंट है इन तीनों से। उसको मैं बोल देता हूं से एक आपकी है रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी थोड़ा टच करेंगे क्या होता है। और रेजोनेंस के बाद आपकी फ्लोरेसेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी चीजें हैं भाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये क्यों इतनी हो रही है, क्योंकि इतने एनर्जी लेवल्स थे। मेरे को लगता है कि यहां तक समझने में आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अगर ये पिक्चर आपको क्लियर होता है कि क्यों रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जा रही है, फायदा क्या है, ठीक है, सोर्स में कौन सी लाइट यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अगर आप यूज करेंगे, समझेंगे, तब आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर समझ में आ जाएगी। आई होप यहां तक की बात क्लियर है।
ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है और किस तरीके से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो इसके लिए देखिए एक डायग्राम मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, विच इज दिस वन। ओके, अभी इसी डायग्राम पे फोकस करते हैं और चलिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये पेज डिस्टर्ब कर सकता है तो इसको हटा देते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये आपको एक पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है भाई, और इस पिक्चर को आप अगर देखें तो ये आपका स्कैटरिंग है। तो इसमें जाने से पहले जब भी देखेंगे आप देखिए क्या होता है कि देखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में या तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एमिशन होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपकी होती, इसमें जो हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्व करते हैं, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट का मतलब क्या है, देखिए ये कॉम्पटन इफेक्ट का एक ऑप्टिकल एनालॉग है। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट आपका होता है ठीक उसी तरीके से आपका ये रमन इफेक्ट भी होता है। तो स्कैटर्ड लाइट जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब आप यूवी लाइट डालते हैं तो कुछ लाइट इसमें से स्कैटर्ड होती है। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से जो स्कैटर्ड लाइट है उसका अमाउंट भी कम होगा, और स्कैटर्ड लाइट का अमाउंट अगर आपका कम होगा तो रमन सिग्नल वीक भी होगा। इसीलिए रमन सिग्नल वीक होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल काफी छोटा है तो वो कम लाइट को स्कैटर्ड करता है, और स्कैटर्ड लाइट ही हमने ऑब्जर्व करनी है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तब आप इस डायग्राम को देखिए। अब देखिए इस डायग्राम में अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो सिंपली हमने क्या किया गया है, यहां पे बीच में ये आपका टेस्ट सैंपल इसके अंदर रखा गया है। मान लीजिए ये सब्सटेंस है आपका, ओके, और ये सब्सटेंस मान लीजिए जो भी आप जिसको आपने एनालाइज करना है वो है ये। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स पे आप जो है इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं ऐसे करके, ये लाइट इससे पास होके निकल रही है, और आपको पता है ये लाइट क्या होगी, ये यूवी विजिबल लाइट होगी, यूवी विजिबल रेंज की होगी लाइट। ओके, और इस लाइट को आप डालेंगे कहां से, देखिए अब हम इसको डालते हैं लेजर्स से। जो लेजर लाइट होती हैं वो यूज की जाती हैं। आपको पता है लेजर लाइट जो है 1956 में आपकी डिस्कवर हुई थी, और उसी के बाद जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुआ है। और जब लेजर लाइट नहीं थी तब आप मरकरी लैंप यूज कर सकते थे, मरकरी लैंप। ओके, तो ये मरकरी लैंप भी यही काम करती थी जो लेजर करती है, लेकिन लेजर के कुछ एडिशनल एडवांटेज हैं। देखिए पहले इसको पूरा करते हैं, फिर मैं लेजर लाइट के एडिशनल एडवांटेज एक दो लाइन में आपको बता दूंगा कि होते क्या है। तो आपने क्या किया, देखिए सैंपल इसके अंदर रखा था, और सैंपल रखने के बाद आपने इसमें यूवी लाइट शाइन करी, तो ये आपका कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइट को स्कैटर कर देंगे, स्कैटरिंग होगी। देखिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि आपको स्कैटरिंग पता है क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है स्कैटरिंग क्या है तो आप +2 की किताब से आप इसको पढ़ लीजिए, या आप उसको गूगल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो चलिए स्कैटरिंग पे भी हम बना देंगे कोई लेक्चर डिटेल में, लेकिन इसकी जरूरत मैं फिलहाल समझता ही हूँ, फिजिक्स वाले इसको समझते हैं। तो ये जब ये लाइट स्कैटर्ड होती है तो इस स्कैटर्ड लाइट को ही आपने ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या करते हैं, इसके 90 इस एंगल को अगर आप देखें इस इंसिडेंट लाइट के बीच में, और ये जो इधर हो रही है इधर की तरफ जा रहा है, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के एंगल पे ही आप स्पेक्ट्रोमीटर रखते हैं, रमन स्पेक्ट्रोमीटर। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है इसकी, क्योंकि क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया रमन सिग्नल्स जो हैं, क्योंकि स्कैटरिंग लाइट की बहुत कम होती है, और स्कैटरिंग ये किसी भी आपके सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली में। तो मॉलिक्यूल्स के लिए स्कैटर्ड लाइट काफी कम होती है, और अगर आप डिटेक्टर को, स्पेक्ट्रोमीटर या डिटेक्टर एक ही बात है, इसको 90 डिग्री पे रखेंगे तो स्कैटर्ड लाइट का मैक्सिमम परसेंटेज ये आपका सेंस कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, इसीलिए 90 डिग्री पे रखते हैं। अगर ये एंगल चेंज कर देंगे आप ना, परपेंडिकुलर कहे, 90 डिग्री कहे या राइट एंगल्स कहे, एक ही बात है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे यार इसको आप परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे इस इंसिडेंट बीम के, तो स्कैटर्ड लाइट का बहुत सा परसेंटेज वेस्ट हो जाएगा और ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और जब ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो रमन सिग्नल जो पहले से ही बहुत वीक है वो और वीक हो जाएगा, इसीलिए मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर रिकॉर्डर इसको क्या करेगा, कंप्यूटर में एक रमन स्पेक्ट्रम आपको प्रोड्यूस कर देगा। ये आपका रमन स्पेक्ट्रम है जिसमें रमन शिफ्ट दिखाई गई है, या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कह ले। ये क्या होती है इसकी बात भी हम आगे चल के करेंगे। तो इस तरीके से ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो आप सिंपल एक लाइन में, उससे 2 लाइन में कह सकते हैं, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द सैंपल इज इरेडिएटेड विद द laser beams which produces the UV visible light, ठीक है, and the light, that UV visible light will be scattered by the small molecules, and this scattered light we will observe by putting the spectrometer at 90 degree angle to the scattered beam.
दिस इज सिंपली योर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी बात मेरे हिसाब से इसमें किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। देखिए इतना अगर क्लियर है तो अब ये स्कैटर्ड लाइट की प्रॉपर्टी जाने कि ये स्कैटर्ड लाइट होती क्या है, ये किस तरीके से स्कैटरिंग कर सकती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या है इसको देखें आप। तो इधर आप देखते हैं, हम लिख देते हैं ऊपर, ओके। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, ओके। ठीक है, अब देखिए स्कैटरिंग कितनी तरीके की हो सकती है। तो जो स्कैटरिंग होती है ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो होती है इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, ओके। इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या है, नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सोर्स से जो भी लाइट आप देंगे, जिस वेवलेंथ की लाइट आप देंगे उसी वेवलेंथ की लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। तो जब किसी भी तरीके का एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। और ये इलास्टिक स्कैटरिंग जो होती है बेसिकली ये है रेले स्कैटरिंग। यही आपकी क्या है, रेले स्कैटरिंग, ओके। अब ये रेले स्कैटरिंग जो है साइंटिस्ट रेले, लॉर्ड रेले के नाम पे इसको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये फेनोमेनन डिस्कवर किया था। और इसी की हेल्प से आपका रमन सर ने भी देखा था, अच्छा तो जब रेले स्कैटरिंग हो सकती है तो फिर रेले स्कैटरिंग का एक आपका कोई ऑप्टिकल एनालॉग भी होना चाहिए। तो उसी को बेस बना के उन्होंने फिर आपका जो है रमन इफेक्ट भी ऑब्जर्व किया था। तो शायद इससे पहले मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो ऑप्टिकल एनालॉग शायद मैंने कुछ डिफरेंट बताया था, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए कि कॉम्पटन इफेक्ट शायद मैंने कह दिया था उस समय, बट कॉम्पटन इफेक्ट की हेल्प से जो है आपका रमन इफेक्ट आया है। लेकिन ठीक है, रेले स्कैटरिंग की ही हेल्प लेके इसको आपका रमन इफेक्ट उन्होंने सोचा था, रमन सर ने। ठीक है, अब रेले स्कैटरिंग में क्या होगा, मान लीजिए सोर्स है, इसकी लाइट आपकी न्यू जीरो है। ठीक है, इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहां से एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, इसमें मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको प्रॉब्लम होती है कि वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये क्या भला है, एनर्जी, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो इसको आप समझ लीजिए, अगर मैं कहता हूं एनर्जी ज्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका वेव नंबर भी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब ज्यादा ही रहेंगे आपके। हाँ, लेकिन वेवलेंथ इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर कम हो जाएगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हालांकि इनके कन्वर्जन पे कभी एक वीडियो डिटेल में न्यूमेरिकल्स के साथ बना देंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या है, इस केस में क्या होगा, न्यू जीरो आपने यूज किया था और ये सोर्स की थी। तो जो रेले लाइंस आएंगी, रेले स्कैटरिंग से जो लाइंस प्रोड्यूस होंगी स्पेक्ट्रम में, उनको रेले लाइंस कहा जाएगा। उन रेले लाइंस की फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी। ठीक है, तो मैं यहां रेले लिख देता हूं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, और वेव नंबर चेंज नहीं हो रहा, वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा। तो ये इलास्टिक समझा जाता है। ठीक है, और जब भी रेले स्कैटरिंग होगी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रेले स्कैटरिंग के केस में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है इसकी, इंटेंसिटी इज वेरी हाई। रेले लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब चलिए अगर ये बात हो जाती है तो इसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई इलास्टिक ये है तो फिर इसके बाद दूसरी इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी तो हो सकती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग जो है, इसमें जनरली क्या होता है, एनर्जी का लॉस या गेन हो सकता है। ठीक है, सोर्स से जो आप लाइट ले रहे हैं वो आपकी स्कैटर्ड लाइट में ज्यादा भी हो सकती है सोर्स से, और ये सोर्स से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो हालांकि किताबों में आप देखेंगे तो लॉस इन एनर्जी ही लिखा होता है। ठीक है, हालांकि वो प्रिंसिपली ठीक भी है, लेकिन गेन भी हो सकता है। तो जब लॉस और गेन होगा लाइंस में, तो यही आपका एक्चुअली में रमन इफेक्ट है। ठीक है, इसी को ही आप क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग। और यही रमन सर ने ऑब्जर्व किया था, जो लाइट स्कैटर्ड हुई
थी, उसकी फ्रीक्वेंसी जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा वाह, कई केसेस में तो कम आ रही है, कई केसेस में ज्यादा आ रही है। हालांकि उनका इंटरेस्ट हमेशा यही था कि ज्यादा कहां पे आ रही है। उसके पीछे भी रीजन है कि ऐसा क्यों होता था आपका। तो ये आपकी रमन स्कैटरिंग होती है। और रमन स्कैटरिंग जब भी होगी, क्योंकि स्कैटर्ड लाइट काफी कम होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो ये काफी, इसके सिग्नल्स जो होते हैं, इसकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। इंटेंसिटी ऑफ रमन सिग्नल्स, तो ज्यादा बेटर है इसको रमन सिग्नल्स लिख दिया जाए, इज वेरी वीक। ओके, कितनी वीक होगी? लगभग लगभग 10⁻⁻5 ऑर्डर की होती है ये सोर्स की इंटेंसिटी के। इसका मतलब कि मान लीजिए सोर्स की इंटेंसिटी अगर 500 नैनोमीटर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻5 से, तो रमन की इंटेंसिटी जो होगी, मैं आरआई लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइंस। ओके, ये मेरा एब्रीविएशन है, आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, इसलिए समझाने के लिए इतनी होगी आपकी। तो काफी वीक सिग्नल ये माना जाता है। वीक क्यों माना जा रहा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी छोटे हैं, लाइट कम स्कैटर करते हैं, ठीक है। अब अगर रमन स्कैटरिंग होगी, तो रमन स्कैटरिंग क्या प्रोड्यूस करेगी? भाई रेले स्कैटरिंग ने तो रेले लाइंस प्रोड्यूस करी, तो रमन स्कैटरिंग क्या प्रोड्यूस करेगी? तो ये रमन लाइंस प्रोड्यूस करेंगी। और रमन लाइंस दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है स्टोक्स लाइंस, स्टोक्स लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी होती है एंटी स्टोक्स लाइंस, ये रमन लाइंस है बेसिकली। तो ये स्टोक्स लाइंस बेसिकली सर जीसी स्टोक्स के नाम पर है। साइंटिस्ट जीसी स्टोक्स ने इनके बारे में सबसे पहले बताया था, तो उनको ऑनर करने के लिए इनको स्टोक्स लाइंस कह दिया जाता है, लाइक यूर रेले स्कैटरिंग, ठीक है भाई। अब ये स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन क्या है, तो इसको समझाने के लिए फिलहाल तो इतना आप समझ लीजिए। अब इसको समझाने के लिए आप देखें कि हम किस तरीके से कर सकते, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो एंटी स्टोक्स लाइन होती हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है इस फैक्टर में, ठीक। तो जो सोर्स से आ रही है वो, प्लस स्कैटर्ड लाइन में न्यू एम का मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल की है, भाई मॉलिक्यूल भी तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी इसमें ऐड होके आती है। क्यों आती है इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। और अगर स्टोक्स लाइंस की बात करते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। और कितनी कम होती है? -μm कर दीजिए, मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उतना वैल्यू इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो स्टोक्स लाइंस की फ्रीक्वेंसी कम सोर्स से, ठीक है। एंटी स्टोक्स की लाइन ज्यादा सोर्स से, और फ्रैक्शन µm का होना चाहिए। क्यों होता है इसकी बात हम हालांकि बाद में करेंगे। अगर इतनी चीज आपको क्लियर है, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, तो फिर आगे हम इसको और आसानी से समझा सकते हैं। अगर इतनी चीज क्लियर है तो ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें मैंने आपसे कहा था कि बाद में जब हम ये भी बता देंगे कि लेजर लाइट क्यों यूज होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वाई लेजर लाइट्स, वाई लेजर लाइट is used in Raman spectroscopy, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके, SCO, स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इसको यूज करते हैं कि लेजर्स क्यों यूज की जाती हैं, सबसे पहली बात, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वेरी हाई इंटेंसिटी। तो आप कह सकते हैं सर इंटेंसिटी हाई है तो क्या होगा? देखिए, अगर इंटेंसिटी हाई है, तो इंटेंसिटी हाई होने से क्या होगा? नंबर ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। जो मॉलिक्यूल एक्साइट किए जाएंगे ना, उनका नंबर भी ज्यादा होगा। और जब एक्साइटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड किए जा रहे हैं ये ज्यादा होंगे, तो लाइट भी ज्यादा स्कैटर करेंगे। और ज्यादा लाइट स्कैटर करेंगे तो सिग्नल आपका हाई आएगा। इतनी बात आप समझ लिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, लगभग 10⁻⁵ इसकी एक्यूरेसी होती है। तो एक्यूरेसी ज्यादा होने का मतलब, देखिए बेसिकली आप क्या करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है यही मेजर करते हैं।
और अगर मान लीजिए सोर्स आपका इतना खराब है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहा है और वो आपस में आपकी बहुत ओवरलैप भी कर रही हैं, बहुत शार्प नहीं दे रही, उसकी एक्यूरेसी साफ नहीं है, तो हो सकता है कि रमन लाइन भी उसमें कहीं ओवरलैप हो जाए और आप डिटेक्ट ही ना कर पाए। इसीलिए लेजर लाइट्स को यूज करना काफी जरूरी माना जाता है। इंटेंसिटी ज्यादा है और साथ ही साथ सिग्नल अच्छा मिल जाता है, इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से एक्यूरेसी काफी हाई है, इसलिए लेजर लाइट इसमें यूज की जाती है। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को धीरे धीरे आप समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, और इसमें मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं क्वांटम मैकेनिकल। देखिए, दो प्रिंसिपल है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के समझने के लिए। एक तो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है, और क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल के बाद आपका जो है पहले तो क्लासिकल होना चाहिए, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद आपका जो है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल आता है। लेकिन आपको पता है कि जो भी फेनोमेनन हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं वो ज्यादा फुल प्रूफ होते हैं, क्योंकि अभी तक साइंस में सबसे ज्यादा फुल प्रूफ आपकी क्वांटम ही है। ठीक है, तो उसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पहले देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं, यहां लिख देते हैं, चलिए। क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए यहां तक की बात कर लेते हैं। अब ये क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल क्या है इसको समझें। ठीक है, इसको समझने के लिए फिर से मैं एक डायग्राम की हेल्प यहां पे लूंगा। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए इसको इस एंड से बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहां पे आपका ये एक एनर्जी लेवल है जिसको मैं E0 बोल रहा हूं। ये लगभग वैसा ही डायग्राम है जो इससे पहले मैंने बताया, E0, और इसी से एसोसिएटेड एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी होगा जिसको ν0 में बोल रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर आपका ν1 हो जाएगा, यहां पे ν0 है तो ये ν1 हो जाएगा, और इसके ऊपर आपका से ν2 हो जाएगा, और ν2 के ऊपर आपका से ν3 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और यहां कहीं पे ऊपर इस स्टेज पे लाके मान लीजिए मेरा ये E1 है। तो जनरली एक्साइटेशन तो E0 से E1 होते हैं, लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खास बात यही है, देखिए ये जो E0 और E1 है ये तो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, इनको रियल स्टेट्स भी बोलते हैं। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक्साइटिंग लाइन होती है वो एक्साइटिंग लाइन आप यहां पे चूज नहीं करते हैं रियल स्टेट्स या स्टेशनरी स्टेट्स में, इससे काफी नीचे वर्चुअल स्टेट्स में आप इसको सेलेक्ट करते हैं। तो वर्चुअल अभी बताते हैं कि देखिए अभी इसमें भी आएंगे कि वर्चुअल स्टेट्स क्या हैं, कहां से आ गई, क्या बवाल है, कैसे समझें, इसको भी हम बात करेंगे। तो मान लीजिए वर्चुअल स्टेट्स मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक वर्चुअल स्टेट मैंने ये दिखा दी है और सिर्फ दूसरी वर्चुअल स्टेट ये दिखा दी है। ठीक है, तो डैश लाइन अगर मैं दिखा रहा हूं, ये डैश लाइन का मतलब क्या है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये वर्चुअल स्टेट्स हैं, वर्चुअल स्टेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, देखिए ये आपका ν0 है तो यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है भाई, अब इन मॉलिक्यूल्स को हमने यहां से एक्साइट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इनको यहां से एक्साइट करना है, तो क्या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहां से मैंने मॉलिक्यूल्स लिए और इनको एक्साइट करके मैं ऊपर ले गया, इस वर्चुअल स्टेट में ले गया, और इस वर्चुअल स्टेट से फिर ये वापस नीचे यहीं पर आ गए। तो ν0 से ऊपर गए, ν0 में ही वापस आ गए। जब पार्ट को आप बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, तो रेले लिख देते हैं इसको, रेले स्कैटरिंग। ठीक है, तो पूरा नहीं लिख रहा हूं, रेले आप ऐसे ही समझ जाएंगे, ये रेले स्कैटरिंग है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये वाली कंडीशन आती है कि ν0 जो सोर्स की है वही आपकी रेले लाइंस की भी इंटेंसिटी होती है। क्लियर है, लेकिन होगी ये भी वर्चुअल स्टेट में, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद मैं अगली चीज क्या करता हूं, इसके राइट हैंड साइड की तरफ अगर मैं लेता हूं, तो राइट हैंड साइड को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मॉलिक्यूल्स को मैं ν0 इस ग्राउंड स्टेट से ना लेके मैं इस वाली स्टेट से लेता हूं, यहां से ये एक्साइटेशन करता हूं और इस वर्चुअल स्टेट तक लेके जाता हूं, और यहां से फिर मैं इसको नीचे वापस लाता हूं, लेकिन वापस फिर मैं पूरा नीचे ν0 तक ले जाता हूं।
तो ये आपका रेले लाइन के राइट हैंड साइड है, और जो आपका न्यू 1 से स्टार्ट होके न्यू 0 पे आता है, ये आपकी होती है एंटी स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस। ठीक है, और इन एंटी स्टोक्स लाइंस के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होगी इस बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो एंटी स्टोक, अब याद रखेंगे कि रेले स्कैटरिंग सेंटर में और उसके राइट हैंड साइड पे एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं, और एंटी स्टोक्स लाइंस जब आपको मिलती हैं तो एक्साइटेशन फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट से वर्चुअल स्टेट की तरफ होता है, और यहां से एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जब नीचे वापस आते हैं न्यू जीरो में, तो स्कैटर्ड लाइट को आपका बाहर निकालते हैं, वही ऑब्जर्व की जाती है 90 डिग्री पे डिटेक्टर रख के, और वो आपकी एंटी स्टोक्स लाइंस बन जाती हैं। अच्छा, इतना अगर समझ में आता है तो फिर अगली चीज आप इसमें ले सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में, रेले के लेफ्ट हैंड साइड में, अब की बार मैं क्या करता हूं, मैं यहां से न्यू जीरो से ही लेता हूं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स न्यू जीरो से एक्साइट करता हूं और इसको इस वर्चुअल स्टेट तक लाता हूं, और इस वर्चुअल स्टेट से लाके मैं इसको फिर यहां पे खत्म करता हूं न्यू 1 पे। ठीक है, तो जब ये न्यू जीरो से स्टार्ट होके न्यू 1 पे फॉल होते हैं, तो इनसे जो लाइन प्रोड्यूस होती है, इन लाइन को आप स्टोक्स लाइंस बोलते हैं, स्टोक्स लाइंस। ठीक है, ये स्टोक्स लाइंस होती है आपकी, और स्टोक्स लाइंस के केस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टोक्स लाइंस की, वो फ्रीक्वेंसी कम होती है बाय दिस फैक्टर। तो ये चीजें तो आपने समझनी पड़ेंगी। तो फ्रीक्वेंसी की बात क्लियर है, रेले के केस में नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, एंटी स्टोक्स के केस में बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी मिलती है न्यू एम प्लस न्यू एम करके, और स्टोक्स के केस में कम हुई फ्रीक्वेंसी मिलती है माइनस न्यू एम। ये तो बात आई फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के बाद आप देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी है तो इंटेंसिटी क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस, इसको समझेंगे आप। ठीक है, तो इंटेंसिटी आप याद रखिएगा, स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी हाई होती है और एंटी स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब बात आती है सर हाई क्यों और कम क्यों। अब देखिए, इसके लिए सीधा सा फंडा आप लगाइए कि जो स्टोक्स लाइन है, इस केस में मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से हो रहा है, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट से हो रहा है, जबकि एंटी स्टोक्स के केस में जो एक्साइटेशन है वो फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट से हो रहा है। और ये जो फर्स्ट वाइब्रेशन, देखिए सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन होती है वो ग्राउंड स्टेट में ही होती है। न्यू यूरो पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि न्यू 1 पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, उसके ऊपर तो फिर बहुत ही कम होते चले जाते हैं। तो जब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा एक्साइट होंगे, ज्यादा नंबर एक्साइट होगा। जब एक्साइटिंग नंबर ज्यादा है तो लाइट भी ज्यादा स्कैटर होगी, और लाइट जब ज्यादा स्कैटर होगी तो डिटेक्टर उसको ज्यादा सेंस करेगा, ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और अब एंटी स्टोक्स के केस में ये एक्साइटेशन कहां से हो रहा है, फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट से हो रहा है। अब इस फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स कम है, अगर ये मॉलिक्यूल्स कम है तो लाइट भी कम स्कैटर होगी, लाइट कम स्कैटर होगी तो डिटेक्टर कम सेंस करेगा, इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी, लो इंटेंसिटी आई कैन राइट हियर, और यहां पे हाई इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी अक्सर गेट के एग्जामिनेशन में तो अक्सर दिखता है, और नेट के एग्जाम में भी आपको दिख सकता है। बेसिकली जब आपने ये पॉपुलेशन, सी मैंने एनएमआर में भी आपको, जब एनएमआर के लेक्चर मैंने बना, इसी अगर आप नए हैं, आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने मैंने मेरे एनएमआर के लेक्चर तो देखे नहीं है। तो एनएमआर के केस में मैंने बताया है कि ये पॉपुलेशन जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है, और इस केस में अगर आप निकालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइंस आई ए लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइंस, इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू, सिंपली इसको लगा दीजिए, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एच डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय के टी। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है तो आप इसको लॉग फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए तो ये हट जाएगा,
ठीक है। और इस पे आपका फिर एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम इसको करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखिए टी टेम्परेचर है जो जनरली 300 डिग्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लिया जाता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नेट और गेट में वैसे ही आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको प्रोवाइड होती है। बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। डेल्टा न्यू यहाँ पे जो है रमन शिफ्ट है। तो डेल्टा न्यू क्या है, रमन शिफ्ट है। तो ये रमन शिफ्ट भी भाई आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो आई होप यहां तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये वर्चुअल स्टेट यहां पे बताई थी तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये वर्चुअल स्टेट बेसिकली है क्या और कैसे हम वर्चुअल स्टेट्स को समझ सकते हैं। देखिए क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट तो इसका काफी जबरदस्त है, लेकिन यहां पर मैं एक रफ आइडिया आपको दूंगा कि कैसे आप वर्चुअल और इसमें वर्चुअल स्टेट और इनमें फर्क कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है वर्चुअल स्टेट्स में और आपका रियल स्टेट में, रियल स्टेशनरी स्टेट्स और वर्चुअल स्टेट, तो कैसे फर्क होगा इसमें। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूं रियल, रियल कहें या स्टेशनरी कहें भाई बात एक ही है, रियल और स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है भाई। और यहां पे मैं लिख देता हूं वर्चुअल स्टेट, वर्चुअल स्टेट्स। वर्चुअल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है भाई। अब यहां से देखिए वर्चुअल रियल स्टेट्स में क्या होता है कि आप वेव फंक्शन ले लीजिए और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए। ठीक है। ये बेसिकली जो होता है ये ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसके लिए थोड़ी क्वांटम आनी चाहिए। ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो आपके वेव फंक्शंस होते हैं दे आर गुड आइगन फंक्शंस ऑफ देयर, कैपिटल एच लिख देते हैं, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है। जबकि वर्चुअल स्टेट्स में ये जो आपका वेव फंक्शन है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर आप लेते हैं ये टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है। टाइम डिपेंडेंट होने का मतलब है कि ये अच्छा आइगन फंक्शन नहीं होगा अपने हैमिल्टोनियन का, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो रियल स्टेट्स होती हैं दे आर एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द बोर्स कॉन्सेप्ट, एक्चुअली बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। okay, so they have these stationary states have energy, specific यहां लिखते हैं एनर्जी associated with them, associated with them। ओके। जबकि इस केस में जो वर्चुअल स्टेट्स होती हैं इन केसेस में आपकी जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी जो है वैल्यू की नहीं दी जाती है। तो अगर इतना भी आप किसी को बताते हैं तो इतना काफी है कि वर्चुअल स्टेट्स आने के लिए। ठीक है। और वर्चुअल स्टेट्स और रियल स्टेट्स में डिफरेंस पता होने के लिए। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्यों ये वर्चुअल स्टेट आ रही है, व्हाई वर्चुअल स्टेट्स आर देयर, व्हाई वर्चुअल स्टेट्स आर देयर। देखिए किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो एनर्जी हमें एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है हम उस एनर्जी को यूज ना करके उससे ज्यादा जो है हाई अमाउंट की एनर्जी जो है हाई मैग्नीट्यूड की एनर्जी यूज करते हैं। और जब आप हाई एनर्जी यूज कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो मॉलिक्यूल है इस हाई एनर्जी की वजह से वो किसी वर्चुअल स्टेट्स में, रियल स्टेट या स्टेशनरी स्टेट में ना एक्साइट होके किसी वर्चुअल स्टेट में एक्साइट हो जाए। और जब वो वर्चुअल स्टेट में एक्साइट हो जाएगा तो डेफिनेटली वर्चुअल लेवल्स वहां पे मिल जाएंगे। तो ये तो सिंपल आइडिया इस बारे में आपको दिया जाता है। तो आई होप यहां तक की बात तो आपको काफी क्लियर है। अच्छा, देखिए लेक्चर मैं भी फिनिश करूंगा ये वाला, लेकिन जाने से पहले शायद एक पॉइंट मैं यहां पे मिस कर गया हूं। दैट पॉइंट, अच्छा हाँ, जो पॉइंट मैं मिस कर गया हूं वो ये है। अब देखिए इंटेंसिटी तो मैंने इस केस में बड़ी आसानी से बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से बता दी, क्यों कम क्यों ज्यादा। लेकिन हाँ ये नहीं बताया कि एंटी स्टोक्स में ये क्यों बढ़ी हुई आ रही है और स्टोक्स में ये कम क्यों आ रही है। इसके पीछे सिंपल मैं आपको बता देता हूं भाई। देखिए इसमें एंटी स्टोक्स में जब आप मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करके वर्चुअल स्टेट में लाते हैं तो यहां पे जो एक्साइटेड स्टेट होती है
तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्साइटेड स्टेट्स में ही से ही कुछ एनर्जी ले लेती है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट से कुछ एनर्जी ले लेगी, जो भी रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स यहाँ पे होंगे, इनसे ये सोर्स की एनर्जी कुछ एनर्जी ले लेगी और वहां से वापस आएगी, तो डेफिनेटली है कुछ बड़ा अमाउंट देगी, इसलिए एंटी स्टोक्स की जो इंटेंसिटी है ज्यादा होती है। जबकि स्टोक्स लाइंस के केस में आपने जैसे इसको एक्साइट किया, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स आ गए, वाइब्रेट करने लगे इस केस में, तो ये जो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी है ये ट्रांसफर कर देती है कुछ एनर्जी दूसरी रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को। जब एनर्जी ये ट्रांसफर कर देगी और वहां से वापस आएगी, तो डेफिनेट है कि इसके पास कम एनर्जी रहेगी, तो इसीलिए ये एनर्जी कम होती है और इसलिए ये ज्यादा होती है। तो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बिना किसी मैथमेटिक्स के मैंने आपको यहां पे बताया है, जो कि जनरली किताबों में दिया भी रहता है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, ठीक है। और चलिए इसको जाने से पहले इसमें एक पॉइंट मैं और यहां से क्लियर करना चाहूंगा, विच इज आई थिंक द इंपॉर्टेंट वन। कैसे ध्यान से निकल रहा है, दैट इज योर रमन शिफ्ट। ओके, रमन शिफ्ट। तो भाई ये रमन शिफ्ट क्या है इसको भी जान लें, जाते जाते इसको भी, इसमें इसके बेस भी न्यूमेरिकल आपको मिलता है। तो रमन शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, डेल्टा न्यू होता है। तो ये क्या है, रमन शिफ्ट बेसिकली है क्या, अगर आप इसकी रमन शिफ्ट को आप डिफाइन करना चाहेंगे, सो इट इज द शिफ्ट ऑफ द रमन लाइंस फ्रॉम द रेले लाइंस। तो डिफरेंस जो फ्रीक्वेंसी का आएगा रेले लाइन और रमन लाइन के बीच में, वही आपका जो है रमन शिफ्ट कहलाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द रेले लाइंस एंड द रमन लाइन इज नोन एज द रमन शिफ्ट। और रमन शिफ्ट को देखिए कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर है, तो इसके लिए आप 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्साइटेशन, ये नैनोमीटर में रहेगा, ठीक है, माइनस 10⁻7 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये भी नैनोमीटर में रहेगा। तो ये तो देखिए जो सोर्स आपका है ये उसकी वेवलेंथ है। मान लीजिए आपने 400 नैनोमीटर आपको दिया है, तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर रखना पड़ेगा। और ये रमन लाइन जितना शिफ्ट हुई है, ये रमन लाइन की जो आपकी वेवलेंथ है वो नजर आएगी आपकी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तब की बात है 10⁻7 जब नैनोमीटर में है। भाई अगर एंगस्ट्रॉम होगा तो अकॉर्डिंगली ये चेंज करना पड़ेगा आपको, फिर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फिर ये 10⁸ हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, लेकिन फिर ये नीचे एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रमन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब रमन शिफ्ट पे तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन जाते जाते मुझे लगता है कि ये डायग्राम आप लोगों को दिखा देना चाहिए। देखिए ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रमन शिफ्ट है बेसिकली। तो ये जो आप स्पेक्ट्रम यहां पे देख रहे हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्पेक्ट्रम है, जो कि 488 नैनोमीटर एक्साइटेशन पे लिया गया है। तो आपसे पूछेगा अगर कोई जो रेले लाइन है इसकी वेवलेंथ कितनी है, तो आप सिंपली कह देंगे 488 नैनोमीटर है। ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा भाई, ठीक है। उसमें क्या होता है, सोर्स की इंटेंसिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, फिर आपसे कहते हैं रमन शिफ्ट निकालो। तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, तब आप सोचेंगे यार रेले लाइन की जो है वेवलेंथ तो दे नहीं रखी है, ठीक है, और या फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो कैसे निकालें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोर्स की है वही इसकी होती है। अब देखिए ये शिफ्ट हो गया इधर की तरफ को, तो मैंने बताया था राइट हैंड साइड पे एंटी स्टोक्स लाइन होती है, और एंटी स्टोक्स के केस में ये आपका हमेशा वेवलेंथ ज्यादा, ये आपका जो है ज्यादा होती है। तो इसीलिए देखिए इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है इसको, ठीक है। स्टोक्स लाइंस यहां पर आ रही हैं, तो ये कम होती हैं, तो इसको माइनस न्यू एम आप कर देते हैं। क्लियर है। तो ये आपकी देखिए, आप रमन शिफ्ट निकालनी है तो भाई ये डिफरेंस निकाल लीजिए आप कितना है, ठीक है। और जो अगर एक बार ये पता चल गया, तो इसको पता चलते ही आपको फिर बाकी और चीजें भी पता चल जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे एक चीज और, अब देखिए यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, वो पेपर, ओके ये है वो पेपर। यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए जो स्टोक्स लाइंस हैं इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है और एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी कम है, यही तो बताया था। अब देखिए यहां पे एंटी स्टोक्स अगर आप देखते हैं, ये एंटी स्टोक्स लाइन है, तो देखिए काफी छोटी बनी है, इंटेंसिटी कम है, ठीक है। जबकि ये आपकी जो स्टोक्स लाइन है, देखिए इनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, ये इंटेंसिटी बढ़ रही है ना ऊपर को, यहां से देखिए, ठीक है। तो देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंफॉर्मेशन स्टोक्स लाइन से मिलती है, वही इंफॉर्मेशन एंटी स्टोक्स लाइन से भी मिलती है। लेकिन क्योंकि स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसको ऑब्जर्व करना आसान होता है, इसलिए हम
स्टोक्स लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि एंटी स्टोक्स को, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इसीलिए बुक्स में जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेरिवेशन करते हैं और जहां पे आप एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ स्टोक्स लाइंस तक का हर किताब में डेफिनेशन जो है डेरिवेशन दिया होता है, और वो कह देते हैं एंटी स्टोक्स का आप खुद निकाल लीजिए। उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एंटी स्टोक्स के केस में भी मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक हम करते क्या है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल तक बात कर ली है। और देखिए नेक्स्ट क्लास जो भी कल होगी, मैं सोचूंगा कि इसको रेगुलर हर दिन एक वीडियो अपलोड करके 3-4 दिन में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर दूं। ठीक है, और कंप्लीट ना भी करूं तो मतलब एटलीस्ट इतना कर दूं कि नेट तक का इंतजाम आप लोगों का या शेयर नेट और गेट तक का हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें आप, मैं क्वांटम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो एक अलग पार्ट है, उसको मैं यहां पे टच नहीं कर रहा हूं, वो आप क्वांटम में पढ़िए। हालांकि इतना ये अभी तक सफिशियंट है। कल की क्लास में फिर मैं इसका क्लासिकल प्रिंसिपल और इसके आगे रिलेटेड बात करूंगा। आई होप ये लेक्चर हिंदी में आपको ज्यादा पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि आगे मैंने क्या करना है। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।